हे गाइस, आई एम केडी एंड यू आर वाचिंग केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड वीडियो और पटवारी का प्रीवियस ईयर पेपर हल करने वाले हैं। ये पिछले कुछ महीनों का हमारा तीसरा पेपर रहने वाला है। बाकी हमने इससे पहले कई सारे पटवारी के कई सारे वीडियो फॉरेस्ट गार्ड या अन्य सारे पेपर्स हमने लगभग लगभग हल करके एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखे यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एस में उसमें अपलोड कर रखे। अगर आप यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एस के एस्पिरेंट है या इससे संबंधित कंटेंट चाहते हैं तो आप चैनल को एक बार विजिट करना। अगर अच्छा लगा तो आप जुड़ सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें आपके कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं? टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। बट आप ये 100 क्वेश्चन नहीं बल्कि इसके साथ 400-500 क्वेश्चन सीख के जाओगे। कैसे? क्योंकि हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनको भी लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये जो लेटेस्ट पिछले 2023-24 या जब भी ये एग्जाम हुआ था तब का ये पेपर है। ठीक है, एक बार देख लीजिए कि पटवारी वीडियो में पेपर किस प्रकार से आता है। ठीक है, हालांकि ये जो पेपर था ये थोड़ा सा आसान था, मतलब आसान इन द सेंस, देखिए आसान तो कुछ चीज़ नहीं होती, बट कंपैरेटिवली ये ऐसा था कि जिसमें आपकी कट ऑफ 65 से 75 तक जाती, इस टाइप का पेपर ये था आपका। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। बाकी बातें तो होती रहेंगी वीडियो में, क्योंकि वीडियो ये थोड़ी सी लंबी ही होगी, राइट। तो सामान्य हिंदी का हमारा सेक्शन है। पहला ही क्वेश्चन है हमारा हिंदी का, वागीस। वागीस का संधि विच्छेद पूछा गया है, यानी कि वागीस का संधि विच्छेद पूछा गया है। देखिए संधि विच्छेद इसका क्या होता है? इसका होता है आपका वाक धन ईस। अब देखो ऑप्शन में से मिला लो कि कौन सा इसका सही उत्तर है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वागीस। अब देखिए कई बार इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं कि जैसे ले लेगा या वागीस में कौन सी संधि है, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। तो इसमें जो संधि है इसमें आपका है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क का क्या हो गया? क प्लस ई, तो ये क्या हो गए? गौ बन गए। ये मिल करके गौ बन गए। तो हम हमारी जो संधि है ये व्यंजन संधि होगी, यानी कि आप देख रहे हैं क और ई मिल करके एक व्यंजन और एक स्वर मिल करके हमने व्यंजन को बना दिया या बन गया। ठीक, कि दूसरा क्वेश्चन है हमारा। अब सीधे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज अंग अंग खिल उठना। यानी कि अंग अंग आपका खिल उठना, इसका अर्थ होता है प्रसन्न होने के, अति प्रसन्न होना। जैसे हम कह सकते हैं प्रेमी को देखकर देखकर प्रेमिका प्रेमिका का अंग अंग खिल उठा। या फिर हम जेंडर बायस ना होकर के ये कह दें कि प्रेमी को देखकर या प्रेमिका को देखकर प्रेमी का अंग अंग खिल उठा, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से। या आपके पर्सपेक्टिव से मैं बोलूं, मैं एग्जांपल ऐसे इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। दूसरा कि आपका जो सिलेक्शन है कॉल लेटर देख करके आपका अंग अंग खिल उठा, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, यानी कि प्रसन्न होना। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी कि दूसरों को सीख देना बहुत सरल है। आज के समय में यही हो रहा है। देखिए हर कोई हर जगह सोशल मीडिया चाहे हर जगह ज्ञान देने में माहिर हो जाता है। कमेंट सेक्शन हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, तो उसमें कौन सा सर्वनाम होगा? भाई निश्चय का बोध हो रहा है ना, वक्ता के पास या दूर की चीज, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये। ठीक है, यह दर्शाता है कि वस्तु या व्यक्ति वक्ता के पास है। जैसे यह मेरी किताब है, ठीक है, निश्चय बता रहा है ना कि ये मेरी किताब है। वह मेरा घर है, ठीक है, इस प्रकार से ये मेरे दोस्त हैं, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, तो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु का, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी इस यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, जैसे राम खेलता है, तो राम यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहीं पर हम ये कहते कि ये शिक्षकों का समूह आ रहा है या शिक्षक आ रहे हैं, तो वो अलग चीज होगी। ठीक,
अगला क्वेश्चन, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, यानी कि सूर्योदय, देखिए क्या हुआ, सूर्योदय, सूर्योदय हुआ और इस पर गौर करना, और पर, तो दो सेंटेंस को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा, आपका होगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, इसमें कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, जिसमें योजक चिन्ह जो कि और या जो भी आपके तथा इनसे जोड़ा जाता है। ठीक है, दो वाक्यों को। अब थोड़ा सा इन वाक्यों को समझ लेते हैं। देखिए रचना के आधार पर, ठीक है, संरचना के आधार पर आपके, संरचना के आधार पर आपके वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला आपका सरल वाक्य, सरल वाक्य तो जैसे सरल है, राम खेलता है, श्याम खेलता है। ठीक, तीन भेद में से एक ये हो गया। दूसरा आपका होता है संयुक्त वाक्य, मैंने आपको बताया संयुक्त में क्या होगा, योजक चिन्ह लगा होगा। दो से दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़े रहते हैं और तथा लेकिन इन शब्दों से। ठीक, तीसरा प्रकार आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में क्या होता है कि आपका एक मुख्य वाक्य होगा और उस पर संबंधित एक से अधिक आश्रित वाक्य होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मान लीजिए जब बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, ठीक है, जब बारिश हो रही थी तब मैं घर पर था। देखिए मुख्य कार्य क्या है इसमें कि बारिश हो रही थी, लेकिन फिर उसके साथ में अन्य आश्रित वाक्य जुड़ गया आपका कि मैं तब घर में था, ये था, मैं खाना खा रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझना, या फिर तो मिश्र वाक्य कुछ इस प्रकार से होंगे। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। मेरा प्रयास था कि थोड़ा सा आपको इनके बारे में अवगत कराऊं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। ठीक है, तो इसमें आपका जो क्या कहते हैं, कौन सा अलंकार है, इसमें आपका यमक अलंकार है। ऐसा क्यों, देखिए जो ये कनक कनक शब्द है, ठीक है, ये कनक कनक ते, यानी कि इन दोनों में कनक कनक के अलग अलग अर्थ हैं। पहले कनक में जो पहला हमारा कनक है, इसका अर्थ है धतूरा। धतूरा क्या होता है, एक नशीला फल समझते हैं इसको, नशीला फल होता है। ठीक, धतूरा, भांग धतूरा का सेवन करने वाले आपने पढ़ा होगा। ठीक, जो दूसरा कनक है उसका अर्थ क्या है, सोना या फिर कीमती चीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकेंगे इस पंक्ति में कनक शब्द के दो अलग अलग अर्थों के कारण यमक अलंकार आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, ये मैंने आपको अलंकारों का थोड़ा सा बताया। और थोड़ा सा अगर मैं आपको अलंकार बताऊं तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। ठीक, शब्दालंकार, शब्दालंकार यानी कि जिसमें शब्दों को देख करके आवृत्ति हो, कुछ चीजें हों, शब्दालंकार। और अर्थालंकार जिनमें अर्थ को लेकर अर्थालंकार। ठीक है, देखिए जो ये अलंकार होते हैं ये क्या होते हैं कि आप एक तरीके से कह सकते हैं ऑर्नामेंट्स होते हैं काव्य के, यानी कि ये उसमें एक सौंदर्य लाते हैं, सारे श्रृंगार करते हैं किसका, काव्य का, कविताओं का। ठीक है, तो अब देखिए जब इसमें कोई अलंकार है तो कितना अच्छा लग रहा है, अर्थ हो रहा है। ठीक, तो इसमें जो मेनली आपके होते हैं, जैसे अनुप्रास का तो आपको पता है कि वर्ड की आवृत्ति बार बार हो तो वो आपका हो जाता है। उपमा में क्या होता है, उपमा में क्या होगा कि आपका जैसे आपका उपमा किसी के साथ क्या कहते हैं, समानता बदलाई जाएगी। जैसे मैं बोलूं कि वह चांद, चांद जैसा सुंदर है, जैसा सुंदर है। ठीक है, या वो चांदनी जैसी सुंदर है। तो आप देखिए मैं चांद के साथ कंपेयर कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि जबकि ऐसा हो नहीं सकता ना कि चांद और आदमी व्यक्ति अलग अलग हैं, बट समानता थोड़ा सा बतला रहे हैं हम। ठीक, तो दोनों उसमें स्पष्ट रूप से अलग है, लेकिन हम तुलना कर रहे हैं, तो ये उपमा अलंकार हो गया। अब इसी तुलना को अगर मैं ये बोल दूं कि नहीं वही चांद है, या मतलब जिसमें अभेद आरोप कर दिया जाए, तो वहां पर आपका होता है रूपक अलंकार। ठीक, और फिर कहीं पर मैं बोलूं कि मानो यह चांद है, तो मानो, जानो, जनहु, मनहु ऐसे अगर शब्द आए, ठीक है, तो तब आपका कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, मैंने आपको बताया, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा बहुत समझना है, बाकी इसकी एक अलग से वीडियो है, आप उसको जाकर देखिए। देखिए ये क्या होगा कि आपको अलंकार का एक पूरा पर्टिकुलर वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो यूट्यूब में पड़ जाए, मिल जाएंगी। आप हम भी अगर चाहे तो नई वीडियो जल्द ही लाएंगे, अगर आप लोग रिकमेंड करेंगे तो। दूसरा, आप अपनी बुक से पढ़ें, तो एक एक चीज को जब
पढ़ते हुए चलेंगे तो एड ऑन होते जाएंगी, ठीक। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है हमारा तीर शब्द का पर्यायवाची। तीर शब्द का पर्यायवाची। अब तीर शब्द क्या होता है? तीर का होते हैं जैसे पर्यायवाची में थोड़ी से बता देता हूँ। विशीख, विसीख, और आपका होता है आशुग, नाराज, सीली मुख और शर। ये क्या है? बाण के या तीर के। बाण भी होता है, ठीक। तो इसके पर्यायवाची ये लोग ये हो गए, बाकी ये नहीं है, ठीक। ये आपको पता लग गया, तो इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, बर्बर शब्द का विलोम शब्द। देखिए बर्बर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बर्बर होता है आपका जैसे असभ्य, आप समझ सकते हैं, तो बर्बर का विलोम क्या हो जाएगा? सभ्य, ठीक है। अच्छा, ठीक। बेबस, बेबसी छाना, ठीक है, वो अलग ही अर्थ हो जाएगा। जानकार, किसी चीज को जानना। आधुनिक का प्राचीन, जानकार का अनजान हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, और पहली बात जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो थोड़ा अच्छे से पढ़ें। अनाजी शब्द का विलोम, जो आपका शब्द है अनाजी, अनाजी का विलोम क्या होगा? अब देखिए अनाजी का हो जाएगा फलाहारी। अनाजी मतलब जो अन्न का सेवन करता है या अन्न का आहार ले रहा है। फलाहारी मतलब जो फल का आहार ले रहा है। अब देखिए गांव घरों में या आपने घर में भी देखे होंगे, जो उपवास से फास्ट रखता है तो वो उस टाइम फलाहारी होता है। अनाजी यानी कि जब अन्य दिनों, नियमित दिनों में, ठीक है। आई होप कि आप समझ में आए होंगे, आपको समझ में आया हो। मंद गंध पुष्प माल पाट, पाट शोभा श्री, पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। तो एक कविता है मित्रों, कौन सी? अट नहीं रही है, अट नहीं रही है। किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तनसी, सट नहीं रही है, कुछ ऐसी थी। बहुत पहले मैंने पढ़ा था इसको। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनने ये लिखी है, अट नहीं रही है, ठीक है। यानी कि चीजें काम नहीं कर रही हैं। साहित्य लहरी, लहरी, साहित्य लहरी। देखिए मैं जो ये लिख रहा हूँ इसका प्रयोजन ये है कि आपका थोड़ा सा ध्यान बना रहे, ठीक है, आप कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। तो साहित्य लहरी किसने लिखा है? साहित्य लहरी जो लिखी है आपका लिखा है सूरदास जी ने, ठीक है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भगवान कृष्ण को समर्पित ये थे, यानी कि अब देखिए इनमें भी आपने एक पढ़ा होगा कि सगुण काव्य धारा के कवि, निर्गुण काव्य धारा के कवि। कभी कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि बताइए निम्न में से सगुण कार्य क्या कहते हैं उसको, काव्य धारा के कवि कौन थे? तो ये सगुण कार्य क्या कहते हैं उसको, काव्य धारा के कृष्ण, कृष्णाश्री या कृष्ण भक्ति के थे, ठीक। इसका ध्यान रखना। तो इनके बारे में आपको पता चलेगा। निर्गुण में भी बहुत सारे थे, जैसे निर्गुण में आपके आते हैं कबीर, ठीक है। निर्गुण में आपके आते हैं कबीर, और भी बहुत सारे थे, रैदास, नामदेव, ठीक है। तो ये निर्गुण काव्य धारा वाले थे। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, ये ध्यान देना। फिर आप याद रखोगे अगर ये वीडियो देखी होगी तो। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है? इलेक्ट्रॉनिक देखिए रेडियो इलेक्ट्रॉनिक है, टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक है, इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक है। तो ऑप्शन सी ऑब्वियस हो जाएगा, आसान सा प्रश्न था। कठिनाई, तो इसमें आई क्या है? आपका प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में लगते हैं। देखिए कठिन, कठिन प्लस आई दैट इज कठिनाई बन गया, ठीक। उपसर्ग क्या होते हैं? जो पहले में लगते हैं, किसी चीज के पहले लगते हैं। अब देखिए कीर्ति शब्द है हमारा क्या? कीर्ति। कीर्ति का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द पूछा गया तो अपकीर्ति हो जाएगा इसका, अपकीर्ति, ठीक। हाँ ये तो कोई शब्द होता भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महर्षि का संधि विच्छेद। देखिए महर्षि, महर्षि का संधि विच्छेद अगर हम करें तो ये हो जाएगा महाधन ऋषि। क्या हो जाएगा? महाधन ऋषि, ठीक है। कई लोग इसको महान ऋषि समझ रहे हैं बट ये नहीं है, महाधन ऋषि जो बन जाता है महर्षि, ठीक है। आपका यहाँ पर आ प्लस री मिलकर क्या बना रहे हैं? और महर, महर, ठीक है। ये आ ये री मिलाकर बना रहे हैं महर्षि। तो हमारा जो यहाँ पर बनता है इस प्रकार का क्या हो गया हमारा? ठीक। तो ऑप्शन
महाधन ऋषि, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब अगले और बढ़ते हैं, और संधि पूछ ले तो गुण संधि में ऐसा होता है। ठीक है, महाधन ऋषि महर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द का चयन करें तो अनुकूल किस प्रकार से लिखेंगे भाई? तो अनुकूल, ऐसा कौन सा शब्द दिख रहा है? ऑप्शन सी बिल्कुल दिख रहा है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हमें बताना है। तो देखिए, जो सांसारिक होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, सांसारिक। साप्ताहिक सही है, ठीक। और ये जो पारिवारिक है ये भी पारिवारिक होता है, पारिवारिक, पारिवारिक मामला। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकारी या स्वायत्त शासी निकायों या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जन साधारण के सूचनार्थ आपका समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है तो उसे कहा जाता है तो प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम एक किसी न्यूज़पेपर में कुछ छपवाने के लिए देते तो प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं उसको, प्रेस रिलीज। ठीक। निविदा टेंडर होता है, आप जानते हैं कि कभी सरकार ये टेंडर निकालती, कभी वो प्रस्ताव, टिप्पणी अलग है। टिप्पणी क्या होगी कि आपको किसी चीज के बारे में, किसी कार्यक्रम के बारे में आपको कुछ लेख लिखना है, कि हाँ टिप्पणी करके, कि एक नोट टाइप आपको लिखना पड़ता है। ठीक। 20 और अंतिम हिंदी का क्वेश्चन है, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? तो अल्प विराम मध्य में होता है, अल्प विराम यानी कि जो कॉमा, जहां पर थोड़ा सा हमें क्या चाहिए होता है, विराम चाहिए होता है। ठीक। तो ये बात थी। बाकी भाग 2 है आपका सामान्य अध्ययन विज्ञान और रीजनिंग। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ जो ये रीजनिंग है इसको अंत में करें या सीधे करते हुए चलें? ठीक है, तो इसके जो ये क्वेश्चन है इनको हम लास्ट में करेंगे। हम सीधे बढ़ते हैं यहाँ पर 33 से। ठीक है, उसको हम लास्ट में इसलिए करेंगे क्योंकि वो समय लेगा। ठीक है, जो 10-12 क्वेश्चन है वो थोड़े से समय लेंगे। तो 33वें क्वेश्चन में हम सीधे आ जाते हैं, एंड दैट इज, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। कई बार हम क्या कहते हैं कि विशेषता है, देखा, अच्छा गणतंत्रात्मक है हमारा, तो ठीक है पहले को टिक कर दो, तो ऐसा नहीं करना। ठीक, नहीं है, यानी कि गणतंत्रात्मक तो है, बिल्कुल है। एकल और आपका एकात्मक शासन, एकल एवं एकीकृत न्यायालय, बिल्कुल है। मौलिक कर्तव्य है, तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, एकात्मक शासन नहीं है जनरली यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आप सभी को पता होगा संपत्ति का अधिकार इनमें से मौलिक अधिकार नहीं है। इसको हटा दिया गया था कब? 44वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें इसको हटा करके अब क्या कर दिया गया, सिर्फ अनुच्छेद 301 के तहत अब एक ये सिर्फ कानूनी अधिकार है, बाकी मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार बहुत बड़ी चीज होती है, तो इसको ध्यान में रखना। ये चेंज पहले था, अब 6 है, पहले 7 थे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना। अब देखिए, समानता का अधिकार की अगर हम बात करें, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं। अब बात करते हैं कि समानता के अधिकार की। तो जो समानता का अधिकार है ये आपका अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। ठीक है, समानता का अधिकार, जिसमें 14 में आपका है कि कानून के समक्ष समानता, 15 में धर्म जाति लिंग के स्थान पर भेदभाव नहीं होगा, 16 में आपका क्या है, सार्वजनिक रोजगार, रोजगार मामले में यानी कि सबको समानता दी जाएगी, 17 में आपको पता है छुआछूत, छुआछूत अनटचेबिलिटी। तो ये देख, कई बार क्या होता है कि आपसे पूछेगा कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो छुआछूत आपको याद रखना पड़ेगा ये सारी चीजें। ठीक है, जो बेसिक बेसिक हैं। 18 उपाधियों का उन्मूलन। ठीक, ये तो मैंने बता दिया किसके, समानता के अधिकार की। स्वतंत्रता के अधिकार की अगर मैं बात करूं, तो जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं ये आपके 19 से 22 तक हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना। भाषण अभिव्यक्ति का अनुच्छेद अनुच्छेद 19 में है। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखना। और कई बार जो 21वां सबसे ज्यादा प्रचलित भी है कि व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण भी है। ठीक, फिर आते हैं हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, तो ये 25 से लेके 28 तक है।
ठीक है, अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक है। ठीक, इसका ध्यान रखना। अब देखिए एक क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अगर ये मौलिक अधिकार, ये अनुच्छेद, ये चीजें अगर हमें नहीं मिल रही हैं तो फिर क्या होगा, तो हम अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय की शरण में जाएंगे और न्यायालय हमें प्रोवाइड कराएगा। ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि संविधान की आत्मा इसको कहा गया है। ठीक है, किसके द्वारा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। वैसे प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है संविधान की। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है, पूछा गया है। तो सामाजिक आर्थिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा। देखिए इसमें क्या होता है कि आपका क्या कहते हैं इसको, हाँ, तो इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल ये तो चलो देते ही हैं। ठीक, उसके बाद आपका क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा भी मिलती है, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध भी आपका लगता है। तो सामाजिक आर्थिक न्याय यहाँ पर हो जाएगा कि ठीक है, मौलिक अधिकारों के विषय में आप समझ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और बाकी सारी चीजें होती है, सामाजिक आर्थिक न्याय नहीं है, बल्कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाकी सारी चीजें उसमें निहित है या है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो केवल सामाजिक न्याय इससे भी संबंधित है, केवल आर्थिक न्याय से भी है, राजनीति तो सबसे है, केवल नहीं सबसे है, तो इन सभी से संबंधित है कि ऑप्शन हमारा डी सही उत्तर। नेक्स्ट, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? तो आर्टिकल 44। पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा कि जब यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था तो ये चीजें काफी सर्कुलेट हुई, तो आपको पता ही होगा 44 आपका किससे संबंधित है। ये आपका संबंधित है जिसमें सभी नागरिकों की जो संहिता होगी एक समान होगी, यूसीसी। ठीक है, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। ठीक है, सारे जो प्रैक्टिकल किए जाते हैं, प्रयोग, वो उत्तराखंड में ही किए जाते हैं। ठीक है, नई शिक्षा नीति हो या कुछ भी हो, ठीक है, इन सभी बातों से आप रूबरू होंगे ही। थोड़ा सा आप अनुच्छेद 10, 24 इनके बारे में देख लेते हैं, फिर आखिर ये है क्या। अनुच्छेद 10 आपका क्या कहता है कि इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या माना जाता है तो वो संसद के बनाए गए किसी भी कानून के अधीन रहेगा और नागरिक बन करके रहेगा। तो इस प्रकार नागरिकता से संबंधित आप समझ सकते हैं। अनुच्छेद 12 में आपका मौलिक अधिकार के प्रयोजन से राज्य को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 24 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाल श्रम निषेध से संबंधित है, बाल श्रम निषेध से संबंधित। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना, कई बार पूछा जाता है। भारत में राज्यों की विधान परिषदों की न्यूनतम संख्या क्या है? देखिए ये आपको कमेंट सेक्शन में इसको बताना है, क्योंकि ये आसान सा क्वेश्चन है, आपको सिंपल हर क्वेश्चन हर बार याद रखना है, क्योंकि तभी आप एंगेज रहोगे। इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? आपने एक मूवी देखी थी रिसेंट में, एक मूवी आई थी साउथ की, जय भीम करके। अगर आपने वो मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि ये क्या काम करता है। इसको हेबियस कॉर्पस न्याय अंग्रेजी में भी कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो ये आपका क्या था, किसी व्यक्ति को गैर कानूनी हिरासत में अगर लिया गया तो उसको न्यायालय में जो है क्या कहते हैं उसको प्रत्यक्ष करने का क्या होता है, आदेश दिया जाता है। ये जिम्मेदारी पुलिस की हो जाती है फिर। ठीक है, यानी कि उसके कानूनी हिरासत से रिहा करने के लिए जारी की जाती है। बट अब देखिए उसमें आपने देखा होगा कुछ मूवी में उस मजदूर को या जो भी था वो उसको मार देते हैं, तो फिर लास्ट में वो किस प्रकार से फंसते हैं, कुछ ऐसा था। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना ये होता है। और अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की जो है शक्ति याद रखता है। ठीक है, तो कौन रखता है? आपका जिला का सर्वोच्च न्यायालय तो रखेगा ही, उच्च न्यायालय। तो ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा बंदी प्रत्यक्षीकरण भी पता चला और साथ ही साथ इनके बारे में भी पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आपका के सदस्यों के
सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसको होता है? तो राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, यूपीएससी का जो आपका अध्यक्ष होता है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, संवैधानिक निकाय है एक ये तो, और ये 6 वर्ष के लिए नियमित किया जाता है। और कौन? 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी हो पदासीन रहता है। ठीक है, 65 तक इसकी है कि मतलब मैक्सिमम 65 तक आप रह पाओगे उम्र अगर है तो। ठीक, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? अपनी जो रिपोर्ट करी थी वो आपका प्रस्तुत करी थी सितंबर या सितंबर 1955 में। तो सितंबर 55 कहाँ पर दिख रहा है आपको? ऑप्शन डी, 30 सितंबर 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारा रुख करते हैं, दैट इज, ये भी कई बार पूछा जाता है साथियों, निर्यात प्रसंस्करण जोन, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं ईपीजेड। ठीक है, ईपीजेड इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना 1965 में कहाँ हुई? कांडला गुजरात में हुई थी। कहाँ? गुजरात में स्थापित किया गया था 1965 में। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो पुलिकट जो आपकी झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। आंध्रा और तमिलनाडु के मध्य ये स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के लगभग, आंध्रा और तमिलनाडु के लगभग 80 किलोमीटर तक फैली हुई ये क्या है? बीच फैली हुई है। और 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश में, आंध्र में 84% और 16% तमिलनाडु में इसका हिस्सा आता है। ठीक है, अधिकांश भाग नेल्लोर जिला, तो इतना अगर याद रखें तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप इतना सा पता कर ले कि ये कहाँ कहाँ क्या क्या है। निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है। ठीक है, यहाँ पर पौधों जानवरों की विभिन्न प्रजाति और विस्तृत श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो साथियों पद्मा कहा जाता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर, अभी मैंने आपको बताया था, बी आर अम्बेडकर के अनुसार भारत का कौन सा अनुच्छेद भारत की दिल और आत्मा है? तो अनुच्छेद 32, जो कि है संवैधानिक उपचारों का क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति की, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है, और संथाली, संथाली और उड़ीसा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इनके बारे में थोड़ा सा अगर हम जानने का प्रयास करें, क्योंकि हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं, तो इनका जन्म आपका हुआ था 1958 में। कहाँ? उड़ीसा के मयूरभंज जिला। ठीक है, यहाँ पर हुआ था। और करियर की शुरुआत इनने एक क्लर्क के तौर पर की थी, क्लर्क के तौर पर करी थी। 1997 में पार्षद भी रह चुके हैं। ठीक, फिर उसके बाद वाणिज्य परिवहन मंत्री वगैरह बनी थी। उसके बाद आपका जो 2006 से 9 तक ये उड़ीसा भाजपा की अनुसूचित जनजाति मोर्चा यानी कि एसटी की अध्यक्ष भी रह चुकी थी। ठीक है, उसके बाद ये पहली क्या बन गई? उड़ीसा की पहली महिला नेता गवर्नर बनी, फिर हमारी महामहिम राष्ट्रपति बनी। ठीक, तो इतना बात आपको पता होना चाहिए। सार्क, SAARC, दैट इज सार्क, किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज थी? तो ये आपका था उर रहमान, जिया उर रहमान, ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, बांग्लादेश का पूर्व राष्ट्रपति था ये, इनकी ये उपज थी। सार्क क्या है? सार्क जैसे मैंने बताया, तो सार्क एस से साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, कॉरपोरेशन, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। ये एक संगठन है किनका? साउथ एशियन देशों का। ठीक, 1980 में इसको प्रस्ताव को इसने दिया था, किसने? उर रहमान, जो मैंने अभी आपको नाम बताया। अब देखिए सदस्य कौन कौन है इसके, तो भारत है, अफगानिस्तान है, शॉर्ट लिखता हूँ मैं, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश है, बांग्लादेश, भूटान है, जो भी साउथ इंडियन देश है, भारत, मालदीव है, नेपाल, पाकिस्तान, पाक और श्रीलंका।
ठीक है, जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ उनको आप थोड़ा सा लिखने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं आपका लाभ होगा। सचिवालय काठमांडू में है, ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि एक तो हमारे नजदीक पड़ोसी देश का ही और हमारा ही संगठन है अगल बगल वाला, तो आप समझ सकते हैं। निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित किया था? तो ये तो मार्च 2006 में तो किया था, लेकिन कौन सी मार्च को? तो 15 मार्च 2006 को ये क्या किया था? स्थापित किया था प्रस्ताव। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। ठीक। और कल ही मैंने एक वीडियो में बताया था कि पश्चिमी और पूर्वी घाट को दूर बीच में बांटने वाली या जोड़ने वाली नीलगिरी हिल्स। ठीक। कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास के रूप में संबंधित है? तो आपका ये बैक्टीरिया है। ठीक, क्या? बैक्टीरिया, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बैसिलस करके एक बैक्टीरिया रहता है, तो वो आपका समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक, पादप जगत का सबसे बड़ा फूल रेफलेशिया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है। देखिए, पिछले एक वीडियो में मैंने पूरा बताया था कि जब हमारी पृथ्वी है, राइट, जो हमारी पृथ्वी है, उसका जो पहला आवरण है, ये मान लीजिए पृथ्वी हमारी, तो ठीक है, ये पृथ्वी हो गई, तो जो ये वाला आवरण है, जो ये शोभ मंडल है, ये मानव वर्चस्व वाला मंडल है, यानी कि यहीं पर सारी मौसमी घटनाएं, सारी चीजें यहीं पर होती हैं। एरोप्लेन का उड़ना, कुछ भी, जो भी चीजें होती है, वातावरण ही इसमें मौजूद होता है, ये सब। उसके बाद आता है आपका अलग समता मंडल, जहां पर आपका ओजोन, सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, ओजोन लेयर वो वगैरह। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, जहां पर मानव वर्चस्व वाला इसको कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी कि स्थिरीकरण के लिए है? तो नील हरित शैवाल, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गाई। ठीक है, इसका सही उत्तर है। डैश डैश वॉलेटाइल मेमोरी है। तो वॉलेटाइल आपका जो मेमोरी है वो क्या हो जाएगी? पहली बात तो ये समझते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। तो वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो बिजली की आपूर्ति होने पर, बंद होने पर अपना डाटा खो देती है, यानी कि जैसे ही आपका मीटर शट डाउन हुआ, लाइट गई, यूपीएस बंद हुआ, तो वो अपना डाटा खो देती है। तो ये रैम कहलाता है, रैम। ठीक है, रैम और रोम आपका होता है नॉन वोलेटाइल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ, तो फायरवॉल, फायरवॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपके पास पीसी है तो आपने देखा होगा कि जब नेटवर्क प्राइवेसी या मॉलवेयर से सुरक्षा के लिए क्या करता है, ये उस साइट को बिल्कुल ही बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेटिंग आपका पीसी में ही होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का स्रोत नहीं है? देखिए, स्वास्थ्य में निवेश बिल्कुल है, अंत कर्मचारी को दिया गया ऋण बिल्कुल है। तो हमारा सही उत्तर क्या होना चाहिए इसमें? क्योंकि देखिए, हम अगर खुद पे क्या करते हैं, चीजें क्या कहते हैं, इन्वेस्ट करेंगे, स्वास्थ्य सही होगा तो होगा। बाकी अंत कार्य प्रशिक्षण, ये भी मानव पूंजी का है। कर्मचारी को दिया गया एक ऋण वित्तीय लेन देन और सीधे तौर पर ये मानव पूंजी का स्रोत नहीं होता है। ठीक, तो ऑप्शन सी को जाएंगे। शिक्षा में निवेश होगा, क्योंकि अगर आप अच्छी शिक्षा लोगे, आप इस काबिल बन जाओगे कि आप मानव पूंजी, यानी कि बहुत सारी चीजें कर सकते हो, आप एक पूंजी बन जाओगे। ठीक है, एसेट, मोस्ट वैल्यूएबल एसेट आप कह सकते हैं। विश्व फार्मा उत्पादन में भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान, कौन सा स्थान है? तीसरा, ऑप्शन बी की ओर जाना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो सर रामास्वामी मुदालियर ने ये किया था, ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग के 2022 के अध्यक्ष कौन थे? तो 2022 के आपके अध्यक्ष जो थे हमारे, वो कौन थे? क्या कहते हैं उसको? परमाणु नीलकंठ व्यास, नीलकंठ व्यास जी थे। अजीत कुमार मोहंती पिछले लेटेस्ट थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान जो
अब तो हमारा उत्तराखंड जो भारत का जीके वगैरह खत्म हो चुका है, वो रीजनिंग वाला सेक्शन हमने लास्ट के लिए बचा रखा है। अब उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद जो 10 क्वेश्चन रीजनिंग प्लस अन्य थे कंप्यूटर, उनको पढ़ेंगे एंड ये हमारा फिनिश हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सीरीज इंटरेस्टिंग लग रही होगी, और अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, इसको शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचे। बाकी आप जुड़े रहें, प्लेलिस्ट देखें अगर आपको अच्छा लगा। नहीं तो आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मेंबरशिप अगर आप लेंगे तो आप उसका क्या फ़ायदा है कि आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे स्क्रीनशॉट करके, तो फिर आपको जो भी क्वेरीज है कॉल मैसेज के थ्रू आपको बताई जाएंगी, बुक्स रिकमेंडेशन जो भी अगर चाहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राजजात मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो चमोली में ये आपका होता है, नंदा देवी राजजात क्या कहते हैं इसको, मेले का आयोजन। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। निम्न में से प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, किसको मिला था? जो हमारा आपका ये क्या मिला था, खेल रत्न पुरस्कार मिला था, ये आपका मिला था जसपाल राणा जी को। ठीक है, जसपाल राणा जी, जसपाल राणा जी क्या थे? निशानेबाज, निशानेबाज। ठीक है, निशानेबाज थे। एकता बिष्ट की बात करें तो ये आपकी क्रिकेटर है, मीर रंजन नेगी जी। मीर रंजन नेगी जी क्या है? ये आपके हॉकी के प्लेयर थे। ठीक है, हॉकी के गोलकीपर भी थे, राइट, पूर्व भारतीय गोलकीपर, और 2007 की फिल्म चक दे इंडिया के विकास से जुड़े थे। ठीक, अगला आपका कौन बचा? चंद्र प्रभा एतवाल जी। देखिए ये आपका माउंटेनियर थी। ठीक है, पिथौरागढ़ धारचूला की थी मूलतः। इनने कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, दूसरा आपका नंदा देवी, इन सब में फतह हासिल की है, यानी कि चढ़ाई कर रखी है। निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। भागीरथी नदी तट पर टिहरी बांध के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक जो भी आपकी साइकिल रैली हुई थी, वो सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में आपकी हुई थी, राइट। अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है एंड दैट इज, उत्तराखंड के निम्न से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या? देखिए जनजातीय जनसंख्या उधम सिंह नगर में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर थारू जनजाति है, थारू सबसे बड़ी जनजाति है उत्तराखंड की, तो आप समझ सकते हैं, तो उत्तराखंड उधम सिंह नगर इसका हो जाएगा। 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में जो कार्बेट का जो स्थान था वो दूसरा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? तो 1984 में आपका ये पुरस्कार दिया गया। कहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन? ऑप्शन डी। ठीक है, 1984 में ये पुरस्कार आपका ये दिया गया। ठीक, उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? देखिए उल्लेखनीय कार्य के लिए, किसी भी क्षेत्र में आपने देखा होगा कई आशा वर्कर्स को दिया जाता है, कई टीचर्स को दिया जाता है, तो उल्लेखनीय कार्य के लिए ये दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी थी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेबी रानी मौर्य, ये हमारी क्या थी? आपका दूसरी महिला राज्यपाल थी। मार्गरेट अल्वा भी पहली महिला राज्यपाल थी। बेबी रानी सॉरी राधी रतूड़ी जी अभी हमारी सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था? ठीक है, लिंगानुपात के अनुसार हमसे पूछा गया है कि कौन सा क्रम था? 25 ऑप्शन सी। गर्जिया देवी मंदिर, अब देखिए गर्जिया देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कोशी नदी पर स्थित है, नैनीताल जनपद में। ठीक, काफी पर्यटक अब यहाँ पर आ रहे हैं, लुभावना दृश्य है। मंदिर की लोकेशन ही ऐसी है, बट कोशिश करना कि जब बारिश तो उस टाइम में कमी आए। कुमाऊं का इतिहास किसने लिखी? बद्रीदत्त पांडे जी ने, राइट। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो ये किया गया था 1982 में, ये किया गया था। 1988 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। निम्नलिखित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सा स्थान गढ़वाल के बारदोली के नाम से विख्यात है? तो गुजरडू इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गुजरडू पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित एक स्थान है,
जिसको गढ़वाल की बारदोली कहा जाता है। ठीक है, इसको ये नाम क्यों मिला था, क्योंकि यहाँ पर जो किसान आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण मिली, और जो कि गुजरात के बारदोली सत्याग्रह से प्रेरित था। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक जो इकाई है उसको शुरू करवाया था? तो ये बाज बहादुर चंद ने किया था, ऑप्शन डी। स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित जो आपके तल से ऊंचाई, तो ये बेंचमार्क एक तरीके से होते हैं, जिससे ये पता लगता है कि गति चालकों के लिए महत्वपूर्ण होता है कि वो किस गति और इंजन की शक्ति से चलाएं। ठीक है, ऊंचाई मीन सी लेवल से। ठीक है, नेक्स्ट, एक मैदान 1 किलोमीटर इतना है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो 1 × 1/2 दैट इज हाफ। उत्तराखंड राज्य की सबसे, क्योंकि देखिए मैदान लंबाई और चौड़ाई, तो आयत अगर हम मान ले तो इतना होगा। ठीक, दूसरा, पुरानी नहर में कौन सी है? तो ऊपरी गंगा नहर राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, ये पूछा गया था। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी काली नदी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये कहाँ बहती है? ये आपका भारत और नेपाल की सीमा बनाते हुए बहती है, पिथौरागढ़ जनपद, काला पानी, लिपुलेख, काला पानी से ही निकलती है। और जो आपका मानसरोवर यात्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा, उस रूट में ये पड़ता है। पिथौरागढ़ धारचूला से होते हुए ये टनकपुर पहुंचती है मैदानी क्षेत्र में, और शारदा के नाम से फिर बाद में जानी जाती है, कई जगह महाकाली के नाम से जानी जाती है। तो 252 किलोमीटर है ये उत्तराखंड में बहने वाली सबसे लंबी और बड़ी नदी, लंबी नदी। ठीक है, वैसे तो आप समझ रहे होंगे कि गंगा यमुना जब यही है तो फिर भी इनका नाम कैसे? तो उत्तराखंड में बहने वाली। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल में? तो सबसे बड़ा है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ये आपका कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है, लगभग 2390 के किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ठीक, बाकी बात करें राजा जी और ये क्या है आपके गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ कहाँ पर है? तो उत्तरकाशी पौड़ी क्षेत्र में है। बाकी नंदा देवी आपको पता है ये चमोली में है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित आपका अ, है पूछा गया है? ठीक, तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून बिल्कुल सही उत्तर है, ये मिला हुआ है। बाकी कृषि ये आपका संस्थान पिथौरागढ़ में नहीं है, ये आपका है अल्मोड़ा। कहाँ पर है? अल्मोड़ा में ये स्थित है। दूसरा, भारतीय सैन्य अकादमी ये हरिद्वार में नहीं है, ये आपका देहरादून में है, देहरादून। हाई एल्टीट्यूड प्लांट ये आपका चमोली में, ये भी नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका है गढ़वाल में, श्रीनगर। टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, आपका वो हिमाचल प्रदेश वाली साइड से मिलती है। अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है, तो लघु हिमालय से संबंधित है ये। ठीक है, लघु हिमालय से ये संबंधित है। देखिए, जैसे अगर हम उत्तराखंड का मैप अगर हम देखें, कुछ इस प्रकार से आपने मैप देखा होगा उत्तराखंड का। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा ही मैप मैं बना देने का प्रयास करता हूँ, फिर हम क्या करते हैं थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, मैप कुछ इस प्रकार से आपका, ये यहाँ पर ऐसे, फिर हमारा ये इस तरफ इस तरीके से, फिर ये हमारा उधम सिंह नगर आ गया, एंड दैट इज, फिर हमारा ये क्या आ गया यहाँ पर पतला सा हमारा। इस प्रकार से अगर हम समझे तो जो ये क्षेत्र है, नीचे का क्षेत्र है, ये पूरा ये हरिद्वार, ये होते हुए रामनगर वगैरह, ये सब क्या है? तराई का क्षेत्र इसको कहते हैं, तराई। तराई हो गया ये ऊपर का अगर हम क्षेत्र करें, जैसे अगर मैं ऊपर का आपको दिखाऊं, ये जो बीच का क्षेत्र हो जाएगा ये भाबर क्षेत्र, ये वाला, सॉरी थोड़ा सा ऊपर चले गया। फिर उसके बाद का जो ये वाला क्षेत्र है आपका, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र आपका कहलाएगा शिवालिक क्षेत्र। फिर उसके बाद ये जो जहाँ पर ये अल्मोड़ा वगैरह आते हैं, ये आपका हो जाएगा क्या? लघु मध्य हिमालय, फिर महान हिमालय, और लास्ट आपका आता है ट्रांस हिमालय, जो कि धारचूला, ये जो चोटियां हैं, ठीक है, नंदा देवी और वगैरह जो सारी चोटियां हैं वो यहाँ पर आपकी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। मनेरी भाल परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो मनेरी भाल आपका जो परियोजना है, ये आपका उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक, कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की
जनगणना के अनुसार उत्तराखंड किस राज्य की जनजाति, तो थारू, मैंने अभी आपको बताया कहाँ पर ज्यादा निवास करती है, उधम सिंह नगर क्षेत्र में, ठीक है, सितारगंज, ये जो आपका खटीमा सितारगंज वाले क्षेत्र में, काशीपुर किच्चा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की, ठीक, गौबासा ताम्र पत्र, तो ये ज्ञानचंद से संबंधित है, का ज्ञानचंद, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है, तो स्कंद पुराण का ये अंश है, ठीक है। 81,000 से अधिक इसमें श्लोक है, कितने, 81,000। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहा गया था, तो थात, थात कहा गया था, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थात, ठीक है, स्थानीय भाषा था जिसका अर्थ ये था कि जिसका उपयोग भूमि के स्वामित्व और जो संदर्भित लोग थे उनको लिए उनको करने के लिए किया जाता था, विशेष रूप से जैसे कृषि योग्य भूमि को। तो 1970 में आपका कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखाओं ने सुब्बा किसको बनाया था, जोगमल शाह को बनाया था। 2020-21 में संशोधित बजट के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ, यानी कि सबसे ज्यादा जो टैक्स कहां से मिला था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वात्सल्य योजना, देखिए वात्सल्य योजना के अंतर्गत आपका 3,000 रुपए क्या किए गए थे, दिए गए थे, क्यों, जो आपका कोविड-19 महामारी के दौरान माता पिता को बच्चे खो चुके बच्चों को वित्तीय सहायता यहाँ पर मिली थी, ठीक। और इसमें क्या था कि जो लाभार्थी थे उनको 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक 3,000 रुपए मिलेंगे वित्तीय सहायता, ठीक है, जिनने माता पिता को खोया था। 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना था, तो ये आपका था 890। पलायन की समस्या के निराकरण हेतु क्या बना था, ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग, ठीक। उत्तराखंड निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम में एक के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से जब ये आया होगा तो डिलीट हुआ होगा या इस पर कुछ संशोधन किया गया होगा, क्योंकि देखिए एक तरीके से देखें तो ये जो बनाया गया था इसका उद्देश्य था कि प्राकृतिक संसाधनों की संभावित उत्पादकता की में सुधार करना, बिल्कुल सही। देखिए पर्यावरणीय धारणीय दृष्टिकोण, बिल्कुल पर्यावरण को बचाते हुए वर्षा पर आधारित, यानी कि जो आपका रेन फेड कहते हैं एग्रीकल्चर, वो थी, यानी कि जहां पर वर्षा सिंचाई के क्षेत्र तो पहाड़ में होते हैं नहीं कि आपको इरिगेशन कराया जाए, तो वर्षा आधारित ये भी था। तो अगर हम देखें फिर ये सारी चीजें होंगी तो आय वृद्धि करना भी था कि उनकी आय में सुधार हुई, ये सारी चीजें। बट अगर एक तरीके से नहीं, या तो ये डिलीट हुआ होगा या फिर आपका क्या हुआ होगा, इनमें से अगर हम मुझे आंसर छाड़ना पड़े तो मैं बी की ओर जाऊंगा, क्यों, क्योंकि सीधे तौर पर इसका ये उद्देश्य नहीं था कि आप फाइनेंशियली बढ़े, आपका मतलब बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, बट ये नहीं कि जैसे अब एक प्रॉफिट वाला या प्राइवेट सेक्टर का कोई डीलर करता है कि मुझे बस प्रॉफिट कमाना है, ऐसा नहीं, पर्यावरण को बचाते हुए था। तो मेरे ख्याल से ये डिलीट हुआ हो सकता है, ठीक। बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं। श्री तीरथ सिंह रावत जी 116 दिन तक ये क्या रहे थे, हमारे जो है क्या कहते हैं उसको, मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक। इनने 10 मार्च 2021 को शपथ ली, ठीक है, और 2 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था, तो टोटल इतना कार्यकाल इनका रहा। 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ किसको मिली थी, जस्टिस धूलिया को मिली थी, ठीक। किस वर्ष पंचायती राज अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था, तो ये जो गठन हुआ था ये 1977 में हुआ था, कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, ठीक। पंचायती राज त्रिस्तरीय चुनाव अभी चल रहे हैं, आप सभी लोग इससे विज्ञ हैं। एक और क्वेश्चन इससे संबंधित यहाँ पर पूछा गया कि लागू करने वाला पहला राज्य तो राजस्थान था, ठीक है, कौन था, राजस्थान आपका पहला राज्य था, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, निम्न में से कौन सा पंचायती राज, देखिए पूरे के पूरे पंचायती राज से ही संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। तो हर साल 24 अप्रैल को, और अभी समा भी वैसे ही चल रही है, यानी कि पंचायती चुनाव चल रहे हैं, तो इसके बारे में जितना अधिक जान पाओ आप जानिए, ठीक। 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। 1993 में यह अधिनियम लागू हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है, लागू 93, तो इसलिए ये मनाया जाता है, राइट। 100th क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में उत्तराखंड में कितने नगर निगम है। देखिए नगर निगमों की अगर मैं आपको बात करूं
तो पहले तो कम थे, पहले 2 3 4 8 9, लेकिन अब जो हो गए हैं वो 11 हो गए। कितने? 11। तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि 2024 में ही 2 बढ़े हैं। तो पहले 9 थे इस जब ये पेपर आया था 2023-24 में, 24 के बाद से 11 हो गए हैं, जिनमें आपका अल्मोड़ा, एक बार मैं आपको पूरे लिखाई देता हूँ। पहला है आपका देहरादून, जो सबसे पुराना और पहला था, देहरादून। दूसरा है आपका ऋषिकेश, ऋषिकेश। तीसरा है आपका हरिद्वार। चौथा है आपका रुड़की। उसी तरफ को चलते हैं, ठीक है, उसी तरफ से आते हैं। फिर आपका पांचवा है आपका कोटद्वार, कोटद्वार नगर निगम। फिर आपका आता है छठा श्रीनगर। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा, तो इसको स्किप ना करें। इसके बाद हमारा जो आपका क्या कहते हैं, रीजनिंग वाला पोर्शन के 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आठवां है आपका काशीपुर, ठीक है। नौवां है आपका हल्द्वानी, ठीक, हल्द्वानी। 10वां हो गया आपका पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। 11वां हो गया आपका अल्मोड़ा। तो ये आपके 11 क्या है, नगर निगम आपकी हो जाएंगे। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं, जो रीजनिंग का पार्ट हमने छोड़ रखा था उसकी और चलते हैं, और उसको अच्छे से क्या समझने का प्रयास करते हैं। आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अपना फीडबैक जरूर दें साथियों, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। देखिए, इसके लिए आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये याद रखना, ठीक। फिर अब इसके हिसाब से करते हैं हम। एक विशिष्ट स्थान से, मान लीजिए वो स्थान था यहाँ पर, ठीक, ये स्थान है, पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर चला, ठीक। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चला, ठीक है, पूर्व की ओर चलता है। इसके पश्चात वो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला, तो दक्षिण आपका साउथ इस तरफ हो जाएगा। 5 किलोमीटर चला, ठीक। फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, 2 किलोमीटर यहाँ, ये 5, या फिर 2 किलोमीटर चला पूर्व की ओर, ठीक। अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता, उत्तर की तरफ 9 किलोमीटर चले गया भाई, 9 किलोमीटर, ठीक, यहाँ पर पहुंच गया। वह आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक कितनी दूरी में है? आरंभिक स्थान से, यहाँ से पूछा गया है, ठीक। तो अगर हम इसको मिलाएं, यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं इसको, तो यहाँ से एक लाइन इसको खींचे, मिलाएं सीधा, ठीक है। ये था 1 किलोमीटर, ये आपका 2 किलोमीटर था, तो ये भी 2 किलोमीटर होगा। जब ये 2 किलोमीटर है, तो आपका जो ये पूरी डिस्टेंस होगी, ये कितना, 2 एकड़ 3 किलोमीटर हो जाएगा। और ये पूरा देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक 9 किलोमीटर है, और यहाँ तक दिया हुआ है। तो जब ये 9 है, तो ये वाला क्षेत्र कैसे निकलेगा, इस पूरे 9 में से इसको घटा देंगे, यानी कि जो आपका ये पूरा 9 है, इसमें से ये वाला क्षेत्र घटा दो, तो ये 5 है, 9 में से 5 गया तो 4, यानी कि जो ये वाला क्षेत्र है ये 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 3 और ये 4, ठीक। फिर ये कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसको हम सिंपली निकाल लेंगे, मान लीजिए इसको ए दे देते हैं नाम, इसको बी, इसको इस पॉइंट को सी। तो ए सी स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ए सी का ए बी का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये ए बी है ना, तो ये ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ए सी का स्क्वायर प्लस ये जो बी सी का स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो दूरी निकलेगी ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके निकलेगी, ठीक। तो सीधे करते हैं इसको ऐसे ही। तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 चौको 16। इसका फिर ई बी यहाँ से करेंगे तो ये रूट में आ जाएंगे, ये हो जाएगा 25 बराबर 5। तो 5 किलोमीटर का सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ट्रिक समझ में आई होगी, पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पर लगाया, सिंपली हमने फिगर जो दिया था उसको बनाते हुए चले। तो अगर आपको समझ में नहीं है तो इसको दोबारा देखो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो 5 ऑप्शन बी किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग में प्रत्येक व्यक्ति पंक्ति या स्तंभ में रेखाएं एक नियम के अनुसार लिखी गई, तो विलुप्त संख्या ज्ञात करनी। तो इसको हमें देखना है। अब हमें क्या करना पड़ता है कि अब जो भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले रो में देख लो, कॉलम में देख लो, बस सारी चीजें अपना लो, पहले जोड़ लो। मतलब ये ट्रिक तो आपको खुद लगानी पड़ेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप हल करोगे उतना ही ज्यादा आपको आएगा। तो इसमें जो लगा है वो मैं आपको बताता हूँ। जो ये कॉलम 1 है, कॉलम 1 का अगर इसको देखें, इसका 5 का स्क्वायर करें तो ये हो जाता है 5 5 25 प्लस
3 करें, जो ये दिया गया है 3, इसका स्क्वायर प्लस इसको जोड़ें तो ये बीच वाली संख्या आ रही है। ऐसे 11 का स्क्वायर करके 4 जोड़ें तो 11 का स्क्वायर होता है आपका 121, प्लस में ये जो 4 है इसको जोड़ें तो ये हो जाएगा हमारा 125। तो सिमिलरली इसी पैटर्न में ये भी होगा, तो इसको करते हैं 9 गुणा 9 9 81, 81 में हम ये 11 जोड़े अगर प्लस 11, दैट इज 1 1 2 और 9, तो 92 आपको दिख रहा है, बिल्कुल बी सही उत्तर हो जाएगा। आसान सा ट्रिक था, बट आप देखिए जितने ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको ये पता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लस का अर्थ गुणा, इनकी जो ये समीकरण दिया गया है इसमें बस इनको चेंज करना है। जैसे देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक। जैसे देखिए प्लस का अर्थ है गुणा, तो प्लस कहाँ पर है, इसको मैं गुणा कर देता हूँ, ठीक, ये ले गुणा कर दिया, प्लस जहाँ पर भी मैंने गुणा कर दिया। और गुणा का अर्थ है ऋणात्मक, गुणा जहाँ पर भी है उसको माइनस कर दिया, ठीक है, ये माइनस और ये भी माइनस, ठीक। फिर विभाजन, माइनस का अर्थ है विभाजन, माइनस जब कहाँ पर है, तो माइनस जहाँ पर भी दिख रहा है आपको, माइनस का अर्थ विभाजन मैंने कर दिया। ये माइनस था, थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ भी है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट ट्राई करते हैं क्योंकि पहले से इसमें पेन लगी हुई है, ठीक है। कर दिया। धनात्मक तो है, उसको हमने भाग का अर्थ धनात्मक कर दिया, तो भाग कहाँ पर है, इसको धन कर दिया, ठीक है। एक बार देखते हैं अगर ये जो सही करा हमने सही है कि नहीं, क्योंकि अच्छे से साफ तरीके से यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। 4 माइनस 4 ब्रैकेट में भाग 8 था ये, ठीक, माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 16 माइनस 1। देखो पहले ऊपर का सॉल्व करो तो 36 में 4 गया, आपका 32 आ गया, 32 में से 8 का भाग करेंगे तो 8 चौको 32 और 4 में से 4 गया तो ऊपर का 0 हो गया। इसका मतलब नीचे का कोई भी आए उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऊपर का 0 है तो वो 0 ही होना है, तो 0 इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो आसान था बस आपको यही चीजें करनी है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक। ऑप्शन बी, शक क्षत्रप के सोने के, तो 1:20 में ये संबंधित है, ठीक है। ये मुख्य रूप से सोने चांदी के बने होते थे, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए जो है प्रसिद्ध थे, तो ये आपका लिखते थे पशु पक्षी के चित्र बनाते थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस की कार्यवाही कब करी, तो आपका ये करी थी सितंबर 1948 में, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो याद रखना, ठीक है। तो ये आपका 17 सितंबर, 17 सितंबर ऑप्शन कौन सा है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। फ्रांस की क्रांति के पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक कौन था, आपका था वाल्टेयर। लूनी नदी कहाँ गिरती है, तो आपका ये अरब सागर में गिरती है, ठीक। सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस है, डेटा बस है, एड्रेस है, नियंत्रण बस, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनियंत्रण बस नहीं है तो नहीं है ये। किसी भाषा में ग्रेस्प को ये लिखा गया कि क्रेन को इस प्रकार से क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सिंपल देखें, जी जो इसकी आपका जी का प्लेस है, जी का प्लेस है 7, ठीक है, ये 7वें प्लेस पर आती है, और फिर ये बी आपका 2, यानी कि अगर हम इसके प्लेस को घटाएं तो 5 आ रहा है। फिर ऐसे आर और एम में देखें, आर का प्लेस है 18, एम का प्लेस है 13, जो कि -5 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो पोजीशन है उनको अगर हम घटाएं तो -5 कर रखी है हमने, ठीक है। तो वही चीजें हम यहाँ पर भी करेंगे। कैसे करेंगे, सी में से -5 करो, सी की प्लेस क्या है आपका ए बी सी डी, तो सी की प्लेस है 3, ठीक है, 3 माइनस करेंगे हम 5 तो -2, -2 का अर्थ क्या हुआ, -2 का अर्थ हुआ आपका x, ठीक है। देखिए जैसे ए बी सी डी होता है तो एक्स वाई जेड भी तो हुआ, ये तो हो गया 1, ये 2, लेकिन ये -1 -2, तो जो हमारा यहाँ से होगा -1 -2, तो हमारा ये क्या होगा, -2 है ना, विच रैप्स अराउंड टू एक्स, ठीक है, एक्स से 24, ठीक है, 24 इसका सही उत्तर है, तो 24वें प्लेस में आएगा, ठीक है। तो सी का आपका क्या हो जाएगा, सिंपल, सी का एक्स हो गया, सी का एक्स, पहला शब्द एक्स आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो डी, डी में दिख रहा है तो सीधे डी को टिक कर लेंगे,
ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, बस इसमें देखिए इनका गैप कितना है, तो वही गैप हमने सी से एक्स का निकाल दिया। ठीक, श्रेणी में कितने पद हैं कि हमें पता करना है, तो ये एक एपी बन रही होगी। पहला पद जिसका ये होगा ए बराबर 201। डिफरेंस अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर आ रहा है 6, 8 से 14, 15, 6 का आ रहा है डिफरेंस बराबर 6, नहीं 7 का आ रहा है। ठीक, कॉमन डिफरेंस 7। तो जो पद निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है ए nth टर्म बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके। ठीक, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम 3, 6, 9 बराबर, क्योंकि इसकी प्लेस अगर हम ये निकालने की ये कौन से नंबर पर है तो टोटल पद आपको पता चली जाएगा, क्योंकि ये लास्ट टर्म है। ठीक है, तो हम सीधे बराबर करेंगे 201, ए की वैल्यू रख देंगे, डी की वैल्यू रख देंगे, ए प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू 7 थी। तो इसको हल करेंगे तो 369 बराबर 201 प्लस 7n-7। ठीक, इसको अगर हम माइनस करें इस तरफ लेके जाएं तो ये हमारा हो जाएगा, दैट इज 7n बराबर हो जाएंगे हमारे, इनको इस तरफ लेके जाओ, 369 माइनस 201 प्लस 7। ठीक, 7n बराबर हो जाएगा हमारा, इसमें से इसको जोड़ लो। ठीक है, 16 1। ठीक, 376 माइनस 201 करो तो ये हो जाएगा हमारा 5 एंड दैट इज 7 175। तो n बराबर हो जाएगा हमारा 175 अपॉन 7। ठीक है, 175 अपॉन 7 जो कि हमारी वैल्यू आती है, दैट इज, एक सेकेंड ना, 7, ठीक सही है, 7 दूनी 14, 2 बचे 3 बचा, 7 पंचे 35, 25 हमारा उत्तर आ गया। ठीक, ठीक है, 25 दिख रहा है आपको, ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें टोटल 25 टर्म है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, इस सेशन का, आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है बताइए जरूर। अगला टर्म क्या होगा, ZIA एंड दैट इज, फिर उसके बाद ये इस प्रकार से दिया गया है। तो अगर हम इसमें देखें, पहले Z था, Z में से हमने 2 संख्या घटाई तो X की प्लेस आई। देखो ऐसे जैसे हमारा होता है WXYZ, ठीक है, XYZ। तो यहाँ देखिए Z की वैल्यू 26 है, 26 में से हमने 2 घटाई तो फिर X आया, X में से 2 घटाई तो हमारा ये आया VW। तो इस प्रकार से हम घटाते हुए जा रहे हैं। तो P में से अगर हम घटाएं, पहले कितना घटाया, 2 घटाएं, ठीक है, तो P में से 2 घटाओ, पहले तो P में से 2 घटाओ तो P माइनस 2 जो कि हो जाएगा हमारा N। तो पहला शब्द तो N आएगा, ये हमें पता चल गया। ठीक, पहला N आ गया। ठीक, अब देखिए जो बीच के लेटर है इनका किस प्रकार से चल रहा है, जो 1 2 श्रेणी है ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो ये भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारा N आ गया, इतना हमें पता लग गया। ठीक, अब देखिए बीच की श्रेणी 1 2 6 21 88 इस प्रकार से चल रही है। तो अगर हम इसको देखें तो ये किस प्रकार से काम कर रही है, पहला तो 1, दूसरे में 1 गुणा 1 प्लस 1 2, फिर तीसरे को 6 को देखें तो जो हमारा ये 2 आया, 2 गुणा 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 6, ये इसके बाद का है। ठीक है, इसके लिए अब जो 21 आया, ये 21 कैसे आया, अब देखो 6 का गुणा करेंगे हम 3 के साथ प्लस 3 करेंगे तो 21 आ गया। तो फिर इसका फिर 21 का गुणा हम 4 के साथ प्लस 4 करेंगे, तो यानी कि जिससे गुणा करो उतना ही जोड़ना भी है। ठीक, जो नंबर है ये पहले नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथे और 5वें नंबर है। तो हमारा लास्ट टर्म था 445। तो 445 का गुणा हम करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 के साथ गुणा 6 प्लस 6 करेंगे। तो अगर हम इतना करें तो ये हमारा कुछ आएगा 2676। तो बीच वाला अंक भी हमें मिल गया 2676, 2676। लेकिन अब ये 3 जगह है भाई, तो लास्ट शब्द भी हमें निकालना पड़ेगा। तो लास्ट शब्द कैसे निकालेंगे, देखिए लास्ट शब्द अभी तक हमारे क्या क्या निकल गए, अभी तक हमारे n और जो बीच का शब्द है वो निकल गया, दैट इज n तो निकल गया और उसके साथ में हमारा ये भी निकल गया। अब तीसरा शब्द देखो, a और d में कितने का अंतर है, ABCD। देखिए a में अगर हम 3 जोड़ें तो d पोजीशन आ रही है, d में अगर हम 3 जोड़ें तो हमारा g पोजीशन आ रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब p जो हमारा ये शब्द है p,
ठीक है, ये जो पी शब्द है इसमें 3 जोड़ो, तो पी के बाद 3 हमारा ऐसा आ जाएगा। तो हमारा जो शब्द सही उत्तर आएगा N2676S। पहले हमने पहले का देखिए, जो फर्स्ट टर्म है वो कैसे काम कर रहे हैं वो देखा हमने, उसके अकॉर्डिंग पहला टर्म निकाला। उसके बाद हमने क्या करा, बीच वाला टर्म में कौन सी सीरीज है, क्या चीज लग रही है, उसके अकॉर्डिंग निकाला। फिर हमने थर्ड टर्म को निकाला, तो हमारा इस प्रकार से उत्तर आ गया ऑप्शन ए। आई होप कि आपने ये सीरीज और ये पेपर एंजॉय किया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। धन्यवाद।